ऑफ था। हाँ हाँ जी, थोड़ा और कम कर दे। हाँ बेटा, हम लोग ने थ्योरी लिख ली थी क्या इन्वेंट्री चैप्टर की? कहाँ तक लिखा था? परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम हो गया था बेटा। मेथड लिखवा दिए थे ना। सबसे पहले कौन सा था? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सेकंड कौन सा था? कहाँ से कर रहा था, कुछ आइडिया है? लास्ट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके। थर्ड एवरेज प्राइस मेथड। फोर्थ वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। फिफ्थ एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। एंड आखिरी में कौन सा था? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में। यही था बेटा। चलिए अब देखो किस तरीके से हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं। उसके लिए एक स्टोर लेजर बना के दे रहा हूं। तो स्टोर लेजर क्या होता है उसको ध्यान से देखिएगा। स्टोर लेजर, आपके स्कूल में अटेंडेंस रजिस्टर हुआ करता था। उस अटेंडेंस रजिस्टर में कुछ रिक्वायर्ड कॉलम्स हुआ करते थे। नेम ऑफ द स्टूडेंट, डेट कॉलम होता था, प्रेजेंट, एब्सेंट, सब कुछ होता था उसके अंदर। जब भी हम लोग कंटिन्यूस बेसिस पे कोई भी ट्रांजैक्शन को या डेटा को जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए हम लोग एक रजिस्टर बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पर जो लेजर बन रहा है वो किसके लिए बन रहा है बेटे? स्टॉक के लिए। कौन सा स्टॉक कौन सी रेट वाला कब हमारे पास आया, उस सब की जानकारी रखने के लिए एक स्टॉक रजिस्टर बनता है, या फिर हम उसे क्या नाम से बोल सकते हैं? स्टॉक लेजर या फिर स्टोर लेजर। ये जो स्टोर लेजर होता है इसमें बेसिकली 3 कॉलम होते हैं जिसमें इन्वेंट्री के आने और जाने की अकाउंटिंग होती है। रिसीट, रिसीट का मतलब गुड्स आई। इशू, इशू मतलब कितनी क्वांटिटी चली गई। और थर्ड कॉलम होता है बेटा, मेन जो थर्ड कॉलम होता है उसे कहते हैं बैलेंस। बैलेंस मतलब आपके पास कितना इन्वेंट्री रह गया। फर्स्ट कॉलम इज ऑफ डेट, फिर रिसीट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इशू, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, फिर बैलेंस। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ठीक है बेटा। देखिए मान लीजिए मैं कौन सा इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड ऑप्ट कर रहा हूं? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जिस रेट का माल आपके पास सबसे पहले आया उसी रेट का माल आपके पास से सबसे पहले आएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस आपके पास उन गुड्स का बचेगा तो आपने लेटेस्ट परचेज की हुई। सही बोला क्या आपको मैं? जिस रेट का माल सबसे पहले खरीदा उसी रेट का माल मैं सबसे पहले निकाल दूंगा। इसे कहा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास कौन सी यूनिट की बचेगी? जो रिसेंटली परचेज की है, क्योंकि ये तो मैं सबसे आखिरी में निकालूंगा। लीफो में क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो रेट का माल मैंने सबसे आखिरी में खरीदा मैं सबसे पहले उसे बेचूंगा। मेरे पास इन्वेंट्री में कौन सा माल का वैल्यू बचेगा? जो सबसे पहले खरीदा हुआ था, क्योंकि वो मैं सबसे आखिरी में निकालने वाला हूं। जैसे मान लीजिए 1 मार्च 2020 को मेरे पास गोडाउन में 1000 क्वांटिटी का मटेरियल रखा हुआ था जिसकी रेट पर क्वांटिटी कितनी है बेटे? 2 रुपए। मेरे पास कुल मिलाकर कितने रुपए का स्टॉक रखा हुआ था? 2000 का। 10 मार्च 2020 को 2000 किलोग्राम गुड्स और खरीदी गई। इसकी प्राइस कितने की थी बेटा? 3 रुपए की। कितने रुपए का गुड्स आ गया मेरे पास? 6000। तो मेरे पास गोडाउन में 1000 किलोग्राम यूनिट 2 रुपए वाली कितनी हो गई? 2000। और 2000 यूनिट हो गई 3 रुपए वाली जिसकी कीमत कितनी हो गई बेटे? 6000। आ गई आपको बात समझ? मान लीजिए 20 मार्च 2020 को 3000 क्वांटिटी और खरीदी गई जिसकी रेट कितनी है? 4 रुपए।
इसका वैल्यू कितना आ गया 12,000। मेरे पास 1,000 यूनिट 2 रुपए वाली 1,000 रुपए की, 2,000 यूनिट 3 रुपए वाली 6,000 रुपए की, और 3,000 यूनिट 4 रुपए वाली 12,000 की मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं। हाँ, अब बेटा यहां तक आपको समझ में आ गया। सीक्वेंस देखिए मैंने क्या फॉलो किया हुआ है, पहले 2 वाला है, फिर 2 वाला और 3 वाला हुआ, फिर 2 वाला 3 वाला 4 वाला मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। एम आई क्लियर बेटा। मान लीजिए 25 मार्च 2020 को मुझे कुछ क्वांटिटी प्रोडक्शन के लिए या बेचने के लिए क्या करनी है, इशू करनी है। इशू करनी है इन द सेंस मतलब मुझे मेरे गोडाउन में से इन्वेंट्री को निकालना है। और मान लो मुझे इन्वेंट्री निकालनी है 5,500 क्वांटिटी, यानी कि 5,500 क्वांटिटी मुझे निकालनी है। पहले मेरे पास अवेलेबल क्वांटिटी बताओ, क्या 5,500 क्वांटिटी इशू करने के लिए सफिशिएंट क्वांटिटी अवेलेबल है क्या? 3,000, 2,000, 1,000, 6,000 क्वांटिटी पड़ी है मेरे पास। नाउ मेथड कौन सा फॉलो किया जा रहा है? आपके पास गोडाउन में कितने तरह की रेट का माल पड़ा है? 3, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला। सबसे पहले मैं कौन सी रेट वाला माल विड्रॉ करूं? 2। वाई नॉट 4? शाबाश। 2 रुपए वाली 5,500 या 1,000? वेरी गुड। 1,000 मल्टीप्लाई 2 रुपए के हिसाब से कितना आ गया? 2। बात समझ में आई बेटा? अब मैं 5,500 में से 1,000 यूनिट इशू कर चुका, अभी भी कितना बाकी है? 4,500। कौन सी वाली कर सकता हूँ? 3 वाली। मैक्सिमम कितनी, कितना रुपए आ गई बेटे बात समझ? 5,500 में से कितना किलोग्राम चला गया? 3,000। कितना बचा? 2,500। कितनी वाली इशू करूंगा? 4 वाले। कितना हो गया? 10,000। आ गई बात समझ? 2 वाली फिनिश, 3 वाली फिनिश, 4 वाली 3,000 में से 4 वाली 2,500 फिनिश हो गई। क्या आपके पास 500 किलो या यूनिट 4 रुपए वाली 2,000 की रह गई क्या बेटे? बात समझ में आई आपको? अगर मुझे क्वेश्चन में फर्दर कोई माल आने या जाने का कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगा, मैं यही इन्वेंट्री को क्लोजिंग इन्वेंट्री मानूंगा कि नहीं मानूंगा? बात समझ में आ गई बेटे? दिस इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इफ नो फर्दर क्वांटिटी वर परचेज्ड सोल्ड अप टू 31 मार्च। बेटा आपको ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये कौन सा मेथड था? FIFO। एम आई क्लियर बेटे? एक काम कीजिए आप लोग फटाफट इसको नोट कर लो, फटाफट 5 मिनट ले लो, फटाफट नोट कर लो।
डन बेटे, कर लो। ये कौन सा मेथड काम में लिया अपन ने? अगर इसी एग्जाम्पल में फीफो की बजाय क्या लेकर आ जाए, तो जो इशू का जो सीक्वेंस था 2 3 4, क्या ये 4 3 2 हो जाएगा? क्या क्वांटिटी सेम रहेगी? क्या क्वांटिटी विल ऑल्सो चेंज। पहले आप 4 रुपए वाली पूरी 3000 निकालेंगे, फिर आप 3 रुपए वाली 2000 निकालेंगे, और फिर 2 रुपए वाली केवल 500। नोट कर लिया सबने? चले, जो मेथड अब हम लोग चेंज करेंगे उसमें फीफो की जगह क्या आ जाएगा बेटा? लीफो। अब आपको ना अब कॉपी करने की जरूरत नहीं रहेगी, अब आप समझ गए हो। अब आप सिर्फ मुझे आंसर देना, अगर आप मुझे सही आंसर दोगे तो अपन समझेंगे कि अपने को आ गया है, ठीक है? सीक्वेंस हम लोग किसका हटा देंगे अब? इशू का। इशू का हटा देंगे, अब केवल हमारे पास, अच्छा एक बात मुझे बताओ, गुड्स जिस मैनर में हमारे पास आएगी हम उसी मैनर में रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे? तो पहले 2 रुपए वाली 1000 पड़ी थी 2000, फिर 2 रुपए वाली 1000 के साथ 3 रुपए वाली 2000 और आ गई, फिर 1000 वाली 2 रुपए वाली 1000 के साथ 3 रुपए वाली 2000 के साथ 4 रुपए वाली 3000 और आ गई बेटा। अब मेरे को कितनी क्वांटिटी इशू करने का ऑर्डर आया? 5500। अब की बार मेरा मेथड कौन सा है? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? 4 रुपए वाली 3000 जिसकी वैल्यू बोलो, आ गई बात समझ? फिर 3 रुपए वाली 2000 वैल्यू बोलो बेटे। अब 2 रुपए वाली कितनी? 500 ही, तो कितने का हो गया? 1000। अच्छा पहले भी कितनी क्वांटिटी बची थी? लेकिन पहले बची थी 4 रुपए वाली, अब बची 2 रुपए वाली, वैल्यू बताओ? 1000। यही मेरा क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च, या फिर किसी भी महीने के एंड में। बेटे बात समझ में आ गई क्या? इजी लग रहा है एकदम? उतारने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिएगा ऐसे ही। फीफो मेथड को आईसीआई ने रेशनल मेथड नहीं माना। कल बताते क्या था परसों आपको मैं, कि लीफो में क्या होता है बेटा, आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक रहता है वो हमेशा कौन सा वाला रह जाता है? सबसे पुराना वाला। आउटडेटेड स्टॉक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये मेथड सही नहीं है। हर आदमी चाहेगा कि उसका इन्वेंट्री जो पुराना वाला है वो सबसे पहले निकल जाए। बात समझ में आ गई बेटा? एक दूसरा एक नाटक और होता है इसमें, अगर आप लीफो मेथड फॉलो करेंगे तो जिस रेट का माल आप बेच रहे हो उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो प्रेजेंट रेट में जो माल आ रहा होगा वो बेचोगे। आपको रेवेन्यू मैच नहीं हो पाएगा। मैच क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कौन सा वाला रहेगा? पुराना वाला। हमेशा क्या रहेगा? पुराना। और कभी इन्फ्लेशन आ गई, क्या गई बेटे? इन्फ्लेशन, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमेशा क्या रह जाएगी? सस्ती वाली रह जाएगी। जैसे आपका प्रॉफिट हमेशा ही बेमतलब कम आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए विच मेथड शुड बी फॉलोड? फीफो। लेकिन लीफो के अलावा एक मेथड और है जिसका नाम है एवरेज मेथड, एवरेज प्राइस मेथड। देखिएगा ध्यान से, ये भी कॉपी में नोट नहीं करना, समझ लीजिए एक बार। एवरेज प्राइस मेथड में क्या सिचुएशन है देखिएगा बेटा। आपने गुडविल निकाली है 12th क्लास में। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं अपन लोग? कुछ प्रॉफिट्स होते हैं उनका टोटल लगाते हैं और जितने ईयर्स का प्रॉफिट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। फटाफट जवाब दीजिएगा। मेरे पास पहले कौन सी रेट का माल है? 2 रुपए का माल है, ठीक है बेटा। 2 रुपए का माल कहाँ थे? उत्थे नहीं थे। बच्चे हो क्या तुम लोग? तो बच्चे हो। 2 रुपए का माल है क्या मेरे पास पहले से? मेरे पास और कितने रुपए का माल आया? 3 रुपए का। पहले क्वांटिटी कितनी थी? अब और 2000 आ गई, कितनी हो गई? एवरेज प्राइस 2 रुपए की रेट प्लस 3 रुपए, 3 प्लस 2 5 डिवाइड बाय 2, रेट बोलो
2.5 रुपए। क्या मेरे पास 7,500 रुपए का माल आ गया? पहले से कितना क्वांटिटी पड़ा था? 3,000, और कितना आ गया? 3,000, कितना हो गया? ओ सॉरी, कितना हो गया? 6,000। पहले कौन सी रेट का माल था? +3, है नहीं? 2 + 3 + 4, कितना हो गया? 4 और 3 7, 2 9 हो गया। 9 कितने नंबर ऑफ रेट का टोटल है? 9 डिवाइड बाई 3, एवरेज रेट 3 आ गया कि नहीं आ गया? इसे कहते हैं एवरेज प्राइस मेथड। विच मेथड इज कॉल्ड? एवरेज प्राइस। क्या किया मैंने? जितनी भी रेट्स थी उनका टोटल लगाया और उनके नंबर ऑफ रेट से डिवाइड कर दिया, एवरेज रेट निकल कर आ गई। बात समझ में आ गई बेटा? अब मेरे पास कितना क्वांटिटी इशू करने का ऑर्डर आया था? 5,500। कितनी वाली? 3 वाली। बताओ देखें, 16,500 का माल मैं इशू कर दिया होगा। अब मेरे पास क्वांटिटी कितनी बची? 500, लेकिन उसकी एवरेज रेट कितनी है? 3 रुपए। वैल्यू बताइए। मेथड समझ में आ गया क्या? एवरेज प्राइस। क्या किया मैंने? 2 + 3, ये 5 कितने नंबर ऑफ रेट्स का टोटल है? तो 5 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 2.5 रुपए। 2 + 3 + 4 9, कितने नंबर ऑफ रेट्स का टोटल है? 3। 9 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया? 3। बात समझ में आ गई? मान लो 5 रुपए का मटेरियल और होता मेरे पास, 2 रुपए + 3 + 3, 2 + 3 + 4 + 5, 14 हो गया होता क्या? 14 कितने नंबर ऑफ रेट्स का टोटल था? 4। 14 डिवाइड बाई 4 किया होता जो 3.5, 3.5 रुपए की रेट निकल कर आ जाती। मैं किसकी एवरेजिंग कर रहा हूं? प्राइस की। इसलिए कौन सा मेथड हुआ? एवरेज प्राइस। बात समझ में आ गई बेटा? एवरेज प्राइस मेथड को भी सही मेथड नहीं माना। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि आपने सिर्फ प्राइसिंग का ही एवरेज किया, आपने क्वांटिटी को तो ध्यान में रखा ही नहीं कि कौन सी क्वांटिटी किस रेट वाली थी। आप देखो, आपने 3,000 वाले का भी रेट कितना कर दिया? 3 रुपए। 2,000 वाले का भी रेट कितना कर दिया? 3 रुपए। 1,000 वाले का भी कितना कर दिया? क्वांटिटी को आपने मेजर किया ही नहीं, आपने उसके वेट पर ध्यान ही नहीं दिया। दूसरी बात, अगर मैं इस क्लास का ओवरऑल एवरेज परसेंटेज निकालूं तो जो बच्चा होशियार है उसको नुकसान हो जाएगा और जो बच्चा कमजोर था उसको बेनिफिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसकी 40%, इसकी 90%। एवरेज रेट निकालूं, 65% आ गई कि नहीं आ गई? तो इसको 90 की परसेंट, इसको 40 की कितनी हो गई? 65। इसका रॉन्ग वैल्यूएशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसकी 90 वाली कितनी रह गई? 65। इसका रॉन्ग वैल्यूएशन हो गया कि नहीं हो गया? जबकि ये इंटेलिजेंट है, वो कमजोर है। दोनों में डिफरेंस एक्चुअली ये हुआ कि नहीं हुआ? एवरेज से क्या हो जाता है बेटे? कहानी बिगड़ जाती है। बात समझ में आ गई? क्योंकि एवरेज जो है उस सीरीज का मीन होता है। क्या होता है बेटे? मीन। बहुत लेसर वैल्यू से मीन बदल जाता है, बहुत हायर वैल्यू से मीन बदल जाता है। बात समझ में आ गई बच्चा लोग? इसलिए इस मेथड को भी रेशनल मेथड नहीं माना जाता। तो विच मेथड इज देन इज एप्लीकेबल? वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। नाम बोलो जरा। यहां पे क्या होगा? हम लोग वेट को भी कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर किया जाएगा? वेट। वेट कैसे कंसीडर होगा? मार्क लगाइएगा। आपके पास पहले से 2 रुपए वाली 1,000 किलोग्राम क्वांटिटी कितने रुपए की पड़ी हुई है? बेटा इससे खेल ले पहले एक काम। तो क्यों कर रहा है? अरे तो तू इसको पढ़ ले पहले। क्या कर रहा है? मेरे को बोलते, मैं छोड़ देता हूं पेन। ये ले, मैं पेन छोड़ देता हूं, पहले वो कर ले। तो मैं छोड़ दिया पेन, ये ले, ये पेन छोड़ दिया, कर ले सबमिट। पहले कर ले। आपको कोई और काम करना है पहले? है? शुड आई लीव द क्लास फॉर 10 to 5 minutes? बच्चे हो गए, मैं कहा ना बच्चे हो तुम लोग छोटे छोटे। मेरे से पूछ के कर लिया करो, सर 2 मिनट रुक जाइए, एक बार ये काम इंपॉर्टेंट है, मैं रुक जाऊंगा। 1,000 2 रुपए वाली कितनी हो गई? 2,000। मेरे पास 2 रुपए वाली के अलावा क्या 3 रुपए क्वांटिटी का और माल आ गया क्या? 1,000 + 2,000 कितना हो गया? 3,000। अंडरस्टूड? पहले कितने रुपए के दाम का हमारा प्राइस था? 2,000। अभी कितना हो गया? 6। 6 + 2 कितना हो गया? 8। ओके। अब ये बताओ, ये 8,000 रुपए
कितने क्वांटिटी का दाम है, कितने क्वांटिटी का, मुझे पर किलोग्राम का रेट निकालना है या पर यूनिट का रेट निकालना है या पर लीटर का रेट निकालना है। तो मैं क्या कहूंगा, 8,000 रुपए जो है वो कुल मिलाकर कितने यूनिट का रेट है, 3,000। तो बताइए 8,000 डिवाइड बाई 3,000 कर दे तो पर वेट पर यूनिट का वैल्यू आ जाएगा क्या, 8,000 डिवाइड बाई 3,000, कितना 2.66 आ रहा होगा। इसको मैं राउंड ऑफ करके 2.667 करके फिनिश कर दूं कि नहीं कर दूं, अंडरस्टूड। नाउ क्या मेरे पास 3,000 के अलावा 3,000 और क्वांटिटी आ गई क्या, अब मेरे पास टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, पहले कितने रुपए की रेट का माल था 8,000 और कितने का आ गया 12 + 8 कितना हो गया 20,000। बात समझ में आई। कोई मुझसे पूछे व्हाट इज रेट पर यूनिट तो मैं क्या कहूंगा, 6,000 यूनिट जो है उसका दाम कितना है 20,000। बताइए पर यूनिट कितना होगा, 20,000 डिवाइड बाय 6 बराबर 3.334। मतलब मुझे कहीं तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा या चलो 3.333 भी कर देंगे, चलता चला जाए। बात समझ में आ गई यहाँ पे, पक्का। अब मुझे कितने किलोग्राम यूनिट जो है इशू करनी थी, 5,500, 3.3 बताओ, 18,315 रुपए। अच्छा थी कितनी मेरे पास 6,000, चली कितनी गई, बची कितनी, कौन सी वाली 3.333 वाली बच, 1,600 अप्रोक्सीमेट फिगर आएगा। दिस इज विच मेथड, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं इसे, बात समझ में, पक्का। चारों मेथड पढ़ लिया अपन लोगों ने। पहला मेथड का नाम बोलिए, क्या करते हैं उसमें, जिस रेट का माल सबसे पहले आया उस रेट का माल सबसे पहले जाएगा। दूसरा, जिस रेट का माल आखिरी में आया वो रेट का माल सबसे पहले जाएगा। फिर जितने भी रेट्स हैं उन सब का टोटल लगाइए और उतनी रेट से डिवाइड, उनके नंबर से डिवाइड कर दें। एवरेज प्राइस, वेटेड एवरेज में क्या होता है, क्वांटिटी में क्वांटिटी, प्राइस में प्राइस, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, क्या निकल कर आ जाता है, वेटेड एवरेज। आ गई बात समझ आपको। कौन सा मेथड सही नहीं माना जाता है, एवरेज और लीफो। एग्जाम में आज तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, पूछा भी जाएगा तो किसमें से पूछेंगे, फीफो और वेटेड एवरेज में से। लेकिन अगर पूछ भी ले तो अपने को टेंशन की जरूरत नहीं, बिकॉज अपन ने सीखा हुआ है कि भाई एवरेज में ऐसा होता है और लीफो में ऐसा होता है, अंडरस्टूड। नाउ अब इस मॉड्यूल में इस चैप्टर में से आपके 1 से लेकर, मैं इलस्ट्रेशन आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे बेटा। सेकंड इलस्ट्रेशन, थर्ड इलस्ट्रेशन, फोर्थ इलस्ट्रेशन, फिफ्थ इलस्ट्रेशन, ये वो मेथड्स, ये इलस्ट्रेशंस वो हैं जैसे मैंने आपको मेरे एक ही एग्जांपल में चारों मेथड समझा दिए कि नहीं समझा दिए, वैसे ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक 4 इलस्ट्रेशंस हैं जिसमें फीफो अलग है, लीफो अलग है, एवरेज प्राइस अलग है, वेटेड प्राइस अलग। मैं आपको ये कहूँगा आप करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, आपको चलेगा क्योंकि मैंने समझा दिया है आप लोगों को। आप करेंगे कौन सा, जो होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 11 और इलस्ट्रेशन नंबर 12। एक बार पढ़ो देखें इलस्ट्रेशन भाई, शुरू से पढ़िए। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ अ स्पेयर पार्ट ऑफ श्रीराम मिल्स। आपको रेट गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, माल आने जाने का सब प्राइस गिवन है। लास्ट में देखिए क्या लिखा है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2020 इफ द कंपनी फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस। सा मेथड मांगा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। तो मैंने फॉर्मेट आपको सिखाया, रिसीट, क्वांटिटी, रेट अमाउंट, क्वांटिटी, रेट अमाउंट, क्वांटिटी, रेट अमाउंट। कर सकते हो आप लोग। सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम सेम पंचायती गिवन है। लास्ट में क्या मांगा है, वेटेड एवरेज बेसिस। सेम एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया हुआ है, फीफो में से आया हुआ है, वेटेड एवरेज में सेम क्वेश्चन, क्वांटिटी बढ़ाकर रेट बढ़ा दी गई, कम, सही क्वेश्चन। कल आप प्लीज करके ले कर लाओगे ना। देखिए एक लाइन छोड़कर लिखेंगे एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, कल करके लाना, आप ध्यान रखना।
जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। एक बार नाम बोल के बताइए क्या लिखा हुआ है। किस प्राइस को एडजस्ट करके मेथड बनाया गया है? सेलिंग प्राइस को एडजस्ट करके ठीक है। छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, फिर अपन लोग कॉपी में नोट करें। मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000 रुपए कौन सी वैल्यू का है? कॉस्ट। मैंने कहा मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000 रुपए कौन सी प्राइस का है? बताइए मेरे स्टॉक की वैल्यू बुक्स में कितनी आएगी पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में बताइए बुक्स में, बैलेंस शीट में या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक किस वैल्यू पर दिखाऊं? पहले वाले का आंसर दीजिए। बेटा मुझे नहीं सुनाई देता। पक्का क्लियर है? सही दिया आंसर? आपको लगता है सही आंसर दिया आपने? करेक्ट। दूसरे वाले में बताइए कॉस्ट पर आएगा क्या? बताओ क्या कॉस्ट आएगी, बताओ। नहीं ये अलग चीज है, दूसरा पॉइंट है। नहीं इसका मुझे बताओ ना कितने पर आएगा। बता सकते हो क्या? इतना बता दो। नहीं बता सकते ना? क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि तुमको कोई अदर ऑप्शन ही गिवन नहीं है। व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन रिक्वायर्ड? क्या चाहिए आपको? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। परसेंटेज ऑफ, क्योंकि मैंने स्टॉक कौन सी प्राइस से बता रखा है। अगर आप मुझे क्या बोले सर एक बात बताइए, आप कितने प्रॉफिट इसमें ऐड कर चुके हो, मैंने कहा वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तो तुम क्या बोलोगे फिर? हम भी आपको नहीं बताएंगे कि आपके पास स्टॉक कितने रुपए का है। आपने बोला सर प्रॉफिट तो बताना पड़ेगा, इसे प्रॉफिट कितना जोड़ा हुआ है। मैंने कैसे प्रॉफिट जोड़ा हुआ है 20,000 रुपए का। अब बताओ बैलेंस शीट में स्टॉक कितनी प्राइस पर आएगा? आप फटाफट 1,30,000 बोल दिए कि नहीं बोल दिए? क्या किया आपने? ये 31 पर आप पहुंचे कैसे? आपने सेलिंग प्राइस ऑफ में से क्या लेस कर दिया? प्रॉफिट। क्या निकल कर आ गई? कॉस्ट। मेथड का नाम बोलो जी, क्या मेथड का नाम बोले, फटाफट बोले। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड नाम हुआ कि नहीं हुआ? आपने सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट का मार्जिन एडजस्ट किया, गॉट कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेंट्री। एम आई क्लियर बेटा? टॉपिक का नाम लिखना है, कॉपी में लिख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो लिख लो और फिर इसमें थ्योरी लिखना शुरू करेंगे। दिस मेथड is also called this method is also called retail inventory method. This method is also called retail inventory method. Stop. This method is mostly used. This method is mostly in retail business. In retail business or in the businesses or in the businesses where the inventory comprises where the inventory prices, क्या कंप्राइज का मतलब क्या होता है? मिलकर बनना। जब बहुत सारी चीजें एक साथ मिलकर बनती है उसे कंप्राइजेस बोलते हैं। where the inventory comprises of items the individual cost of which are not readily available.
are not readily, REDILY, readily full stop. ठीक है बेटा, आगे लिखे कंटिन्यूएशन. द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, the cost of inventory is determined, the cost of inventory is determined by reducing, the cost of inventory is determined by reducing a certain margin, a certain margin from the selling price of, from the selling price of inventory, full stop. This margin can be different for various items or same मतलब एक जैसा, और same for the group of items, or for the group of items. बेटा एक बार इसको पढ़ो मेरे साथ, क्या लिखा है सुनना चाहिए मुझे. दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड रिटेल इन्वेंट्री मैथड. इधर देखो, रिटेल इन्वेंट्री मेथड या रिटेलर्स मेथड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेलर? रिटेल आउटलेट का मतलब क्या होता है? जिसके पास हर तरह की वैरायटी पड़ी होती है कि नहीं. आपको सोप खरीदना है, उसके पास लाइफ बॉय भी होगा, उसके पास लक्स भी होगा, उसके पास डिटॉल भी होगा. आपको टूथपेस्ट खरीदना है तो 50 तरह की कंपनी अगर टूथपेस्ट बना रही है हिंदुस्तान में, तो 50 तरह की कंपनी का प्रोडक्ट उसके पास पड़ा होगा. समझ आ रही है मेरी बात? शैम्पू ले लीजिए, दाल चाय चीनी ले लीजिए, अपन चाय पत्ती की बात करें, रेड लेबल भी होगा, ताज का भी होगा, लिप्टन की भी चाय होगी, सब कुछ उसके पास पड़ा है कि नहीं पड़ा. ऐसे रिटेलर्स को अगर उन्होंने आपके पास कितना माल आया था और कितना माल चला गया और कौन सी रेट का माल उसका अवेलेबल है, अगर उसके पास हर चीज़ का डेटा है, बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर उसके पास डेटा अवेलेबल नहीं है, तो एक बात का तो जरूर अंदाजा हो, ये इन्वेंट्री बेचेगा कितने. टेलर को और कुछ याद हो ना हो, सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स हमेशा याद होगी, क्योंकि वो गुड्स खरीदता बल्क में है, बेचता रिटेल में है ना बेटे. आप किसी भी पर की दुकान हैं, कई बार तो गुड्स का बिना दाम पड़े ही आपको रेट बोल देते, और कई बार वो गुड्स के ऊपर जो एमआरपी लिखा होता है उसको पढ़कर आपको रेट बोलते, और वो भी एमआरपी से कम रेट बोलता है. मान लीजिए गरम मसाले का एक 100 ग्राम का पैकेट चाहिए, अपन जॉब पे जाते हैं, उसको याद है तो तुरंत डब्बा लाएगा और तुरंत बोल देगा 80 रुपये. लेकिन अगर उसको याद नहीं है तो पीछे पलट के देखेगा, उस पर लिखा हुआ है 98 रुपीज़. क्या लिखा है उसके ऊपर? एमआरपी 98, वो बोलता है 95 रुपये. कितना बोलता है? 95. अपने को कितनी खुशी हो, एमआरपी लिखी हुई है 98 की, वो दे हमें कितने में? देखो 5 रुपये, 3 रुपये का घाटा खा रहा है. इज नॉट हैविंग अ लॉस. उस 95 में भी उसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन जुड़ा होगा कि नहीं. यानी कि अगर आपके पास रखे हुए इन्वेंट्री की कॉस्ट नहीं पता, तो बेचोगे तो सही ना अभी से, तो जिस दाम में बेचोगे वही उस इन्वेंट्री की सेलिंग प्राइस होगी. अगर आपके पास रखे हुए इन्वेंट्री की सेलिंग प्राइस है, अब उसमें से आपका मार्जिन, अर्निंग द प्रॉफिट अगर क्या कर देगा, लेस प्रॉफिट. क्या कैसे निकलता है? सेल्स माइनस कॉस्ट. सेलिंग प्राइस कैसे निकलती? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. तो कॉस्ट कैसे निकलेगी? सेल्स माइनस प्रॉफिट. बात समझ में आ गई? थ्योरी में देखो, मैंने पूरा पढ़ो, देखें, सुनना चाहिए आगे. This method is mostly used in the business or in businesses where the inventory comprises of the items, the individual cost of which are not readily available. अगर आपको पता है कि आपके पास जो भी इन्वेंट्री शोरूम आपके शॉप में दिखाई दे रही है वो कितने रुपए की है, तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर गिवन नहीं है, आगे बोलिए क्या लिखा हुआ है? 10
reducing the certain margin from the selling price of the closing event. बेटे बात समझ में आ गई क्या? आगे देखिए क्या लिखा हुआ है. This margin can be different for different types of item or can be the same for the group of item. बेटा मान लीजिए आप किसी तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उस तरह की कैटेगरी के हर प्रोडक्ट पे आप 20% का प्रॉफिट कमाते हैं. आपके पास जो उस इन्वेंट्री का वैल्यू होगा उसमें से 20% हटा दो और बाकी की इन्वेंट्री का परसेंटेज कुछ और है तो आप उसके ऊपर वो वाला परसेंटेज हटा दीजिए. और आपको लगता है कि नहीं हमारे पास तो अलग अलग इन्वेंट्री पे हम लोग को याद नहीं हम कितना प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन सालाना प्रॉफिट 25% निकल कर आ जाता है. जब हम लोग साल की सेल्स का कंपैरिजन परचेज से करते हैं तो हमारा जीपी जो निकल कर आता है वो सेलिंग प्राइस का 25% निकल के आता है. तो जो भी इन्वेंट्री थी उसका ऑन एन एवरेज लगाया, सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेंट्री का 25% लेस किया एंड वी गॉट द कॉस्ट प्राइस ऑफ इट. Which method we are understanding right now? Adjusted selling. समझ में आया why it is called adjusted selling price method? ध्यान से देखें illustration number 7. बहुत छोटा सा क्वेश्चन है. From the following information, calculate the historical cost of closing inventory using adjusted selling price. Sales during the year 2 lakh, cost of purchases 2 lakh, opening inventory 0. What is the question demanding? क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस है, जबकि डिमांड क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट. बेटा अगर एट सेलिंग प्राइस नहीं लिखा होता तो एक क्वेश्चन का आंसर 50,000 ही था कि नहीं था? हम क्या बोलते? नो कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड, योर क्वेश्चन इटसेल्फ टेलिंग अस द आंसर. क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू 50,000. यही बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन ये बोलता ना ना ना, स्टॉक की वैल्यू 50,000 तेरी कौन सी प्राइस है? तो ये बता कॉस्ट कितना है. अब बताओ इस क्वेश्चन खत्म हो गया कि नहीं हो गया? खत्म हो गया क्वेश्चन, सॉल्यूशन आ गया. क्या मिसिंग है बताइए? प्रॉफिट की रेट मिस. वही तो अपने से डिमांड करेगा, प्रॉफिट की रेट निकल जाएगी, उसे 50,000 से मल्टीप्लाई करके लेस कर देंगे, हमारा क्या आंसर आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. बात समझ में आई बेटा? अभी आप कॉपी में नोट मत करना, पहले देखना एक बार. अगर मैं इस क्वेश्चन का क्या बनाऊं बेटा, एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट. क्या मुझे क्वेश्चन में कुछ ओपनिंग स्टॉक गिवन है? क्या होता तो मैं लिख दिया होता बेटा. क्या गिवन है मुझे? कॉस्ट ऑफ कितना रुपीस, सेल्स कितना रुपीस, 2 लाख, बाय एट सेलिंग प्राइस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस? पहले आप अपना ओपिनियन दो, फिर मैं मेरा ओपिनियन दूंगा. What is the meaning of closing stock at selling price? एक मिनट फिर से बोल. ठीक है, मैं बोलता हूं. अगर मैं इसको बेचता हूं तो कितने में बेचूंगा? 50,000. इस लाइन का मतलब सीधा सीधा ये हो सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस मतलब कि कल को अगर ये बिक जाएगा तो कितने में बिकेगा? 50,000. बात समझ में आ गई? सोचो ये बिक जाता है, सोचिए बिक गया होता तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया होता? 0. लेकिन क्या सेल्स 2 लाख की रहती? कितने की हो जाती? तो आपकी सेल्स कितने की हो गई होती? 2,50,000. यानी 2,50,000 माइनस 2 लाख करते, यानी 2 लाख की कॉस्ट वाला माल आप कितने बेच दिए होते? 2.5 लाख. तो आपका जीपी का मार्जिन कितना आया होता? आ गई क्या बात समझ? अब ये 50,000 रुपये का प्रॉफिट जो मैं कमा रहा हूँ वो कितने पे कमा रहा हूँ? 2.5 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 20% आ गया क्या? अब मुझे 50,000 रुपये कौन सी प्राइस गिवन है? सेलिंग प्राइस. मैं जनरली प्रॉफिट कितना परसेंट कमाता हूँ? 20%. 50,000 का 20% निकालो तो 10,000. क्या मेरे सामने आंसर कॉस्ट 40,000 आ जाएगा कि नहीं? क्या किया, क्या समझाया आपको मैं? क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस का मतलब बताओ कि अगर ये स्टॉक बिकता है तो कितने में बिकेगा? 50,000 बिकेगा पक्का? बिक गया मान लो तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया? और सेल्स कितने की हो गई? तो 2 लाख की कॉस्ट वाला माल कितने बेचा? कितना कमाए? 50,000 में से 10,000 लेस करो, क्लोजिंग स्टॉक आ गया कि नहीं आ गया? एट कॉस्ट आ गया कि नहीं आ गया? अंडरस्टूड? नाउ लेकिन इसका प्रेजेंटेशन एग्जाम में इस तरीके से नहीं देना. किस तरीके से ना बता देता हूं, लिखो मेरे साथ. इलस्ट्रेशन नंबर 7.
स्टेटमेंट ऑफ calculation of cost of inventory using adjusted selling price method. Statement of calculation of cost of inventory using adjusted selling price. पूरा स्टेटमेंट लिखे हुए मेरे साथ चलिएगा. लिख लिया आपने हेडिंग? देखो सबसे पहले लिखो सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड. कितने रुपए किए बेटे? 2 lakhs. एड closing inventory at selling price. 50,000. दो लाख 50,000 आ गया बेटा. इस 2,50,000 में से हम लोग क्या लेस कर देंगे? कॉस्ट ऑफ परचेज. कितना है कॉस्ट ऑफ परचेज? 2 लाख. क्या हम लोग ने इसे ग्रॉस मार्जिन का नाम दे दिया? क्या मैं ग्रॉस प्रॉफिट क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि मैंने अभी तक इसे बेचा नहीं है बेटे. 2.5 लाख का बिका नहीं है, बिकना बाकी है. तो जो भी इसमें शामिल है वो मेरा मार्जिन है. मैं बेच दूंगा तो मेरा प्रॉफिट अर्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ग्रॉस मार्जिन कितना रुपीस? 50. नाउ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस मार्जिन. बताइए 50,000 अपन ने कैसे कैलकुलेट किया? केवल 2 लाख से डिवाइड माइनस करके या 2.5 लाख से माइनस करके? 50,000 डिवाइड बाय 2 लाख, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100. कितना परसेंट? एम आई क्लियर? नाउ बेटा अब मैं क्या करूं बताओ? सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है? 50,000 रुपए. यस. ग्रॉस मार्जिन एट द रेट 20%. 10,000. फटाफट बताएं बेटा. आंसर 40,000 आएगा. दिस इज द व्हाट इज दिस? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री या कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री. बी ऑनेस्ट बच्चा लोग, चाहिए आपको बात? इजी था कॉन्सेप्ट. एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 4 मार्क्स का. एकदम इजी. 4 मार्क्स खरे थे हमारे. एक इलस्ट्रेशन और करेंगे इस मेथड का, इससे ठीक ऊपर वाला इलस्ट्रेशन नंबर 6. नोट कर लिया सबने? 6 देखो बेटा. मेसर्स एक्स वाई एंड जेड आर इन रिटेल बिजनेस. कौन से बिजनेस में है? रिटेल बिजनेस. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020. ठीक है. मेरे पास गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर कितना है? 15,75,500. आगे क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस. सप्लायर ने रेट दे दी, हमने कहा थोड़ी महंगी है, उसने कहा ठीक है मैं आपको क्या दे दूंगा? 3% का ट्रेड डिस्काउंट. तो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो लेस करने के बाद ही ट्रेड होगा.
फिर जो ट्रेड होगा उस पर वो हमसे क्या चार्ज करेगा, सेल्स टैक्स। हम जो सेल्स टैक्स पे करेंगे वो हमारे लिए कॉस्ट का पार्ट होगा, सेलर के लिए वो पैसा किसको जाएगा, गवर्नमेंट को। बात समझ में आ गई बेटा। पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे 87,500 और सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 1,45,500 और सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी 1,35। वापस से क्वेश्चन में कौन सी प्राइस दी, ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी। फाइंड आउट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। वापस से सेम क्वेश्चन आ गया, बनाए फॉर्मेट। स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एडजस्टेड सेलिंग ऑफ। देखो इस क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, सेल फॉर द ईयर है क्या अपने को, द पीरियड 22,20,005। क्या करें अपन इस सेलिंग प्राइस, हाँ जी, सेलिंग प्राइस 35,000 लाख। क्लियर है बेटे। अब बताओ इसमें से क्या किया जाए, कॉस्ट ऑफ, पिछले क्वेश्चन में तो अपने को सीधे सीधे क्या गिवन, कॉस्ट ऑफ परचेज गिवन थी ना। देखो क्या लिखा हुआ था इधर, यहाँ पर कहीं पर भी कॉस्ट गिवन है क्या, तो निकालना पड़ेगा। वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ से मैंने थ्योरी लिखवा, पेज लाई फटाफट। इस चैप्टर की एक टॉपिक लिखवाया, बेसिस ऑफ वैल्यू, एक लाइन, अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड बी ऑफ और एन आर वी। देखो नीचे की लाइन, हेयर कॉस्ट मीन्स, पढ़िए सुनना चाहिए मुझे, कॉस्ट मीन्स present location and condition, purchase price of inventory plus all necessary expenses to bring the inventory to its present and क्वेश्चन को देखो बेटे, ये मुझे 15,75,000, सबसे पहले वो मुझे क्या देगा, 3% का ट्रेड, फिर मुझसे क्या लगाएगा, सेल्स टैक्स लगाएगा, प्राइस क्या होगा। अगर मैं बिना पैकेजिंग का खर्चा, परचेज प्राइस में प्लस एक्सपेंसेस टू ब्रिंग and condition, it will be the part of the purchase price
एज पर सप्लाई 15,50,000। सबसे पहले सेल्स टैक्स लगाएं या ट्रेड डिस्काउंट लेस करें? है आप लोगों ने ट्रेड डिस्काउंट के बारे में? बल्क में गुड्स खरीदी जाती है, सेलर एक डिस्काउंट दे, डिस्काउंट 15,75,500 का 3% निकाल 20,000 28 ऐड सेल्स टैक्स रेट कितना? 11 पर 168, ठीक है 16810 क्या बेटा? अरे प्लस करना है 1690 सब चेक करना बेटा, सही आना चाहिए 169634। इसमें क्या ऐड कर दें? कितना? 7,000 लाख 841। बेटा दिस इज द कॉस्ट। मैंने कल परसों आपको थ्योरी लिखवाई थी, इंपॉर्टेंस आपको समझ में, तभी आप अटक गए यार। कॉस्ट ऑफ देना भाई, जिस जगह पर आप इन्वेंट्री को पहुंचाना तक आने का जो भी खर्च सब उसकी कॉस्ट का पार्ट बेटा। 17,03,840 दिस इज द कॉस्ट परचेज। हाँ बेटा, सेल्स कब होएगी? ट्रेड डिस्काउंट देगा। अब तय हो गया कि वो हमें पैसा दे, इतने रुपए का माल बेचेगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगी? सेल्स। हमारे लिए क्या हो जाएगी? परचेज। आपने सुना होगा इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी का नाम सुना होगा। आजकल तो सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स हटकर क्या बन गया? जीएसटी। तो ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है बेटा। तो सेलर हमसे पैसा माल बेचने के बदले लेता है, वो उसकी सेलिंग प्राइस। और गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स सॉरी टैक्सेशन या जीएसटी रूल्स के अकॉर्डिंग सेलर बायर को जितने रुपए में माल बेचता है वो उस पर एक परसेंट है। ये पैसा बायर सेलर को देता है, सेलर गवर्नमेंट के बेटा। जिसने टैक्स पे किया उसकी कॉस्ट का पार्ट। सबने नोट कर लिया यहां तक? दिस इज द कॉस्ट ऑफ परचेज। कितना बोले आप? 73,800 मार्जिन। 696 659 तक ग्रॉस। अब हम लोग क्या निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ ग्रॉस मार्जिन। 696 659 डिवाइड बाय 24,80 मल्टीप्लाई बाय कितना? 100। फटाफट बताएं आगे क्या है? 28.085 है क्या बेटा? मैं इसको राउंड ऑफ करके 28.09% कर दूं बच्चा लोग? मैं बताऊं यहां तक हमें पता चल गया कि हम जो भी प्रॉफिट अर्न करते हैं वो सेल्स का कितना परसेंट अर्न करते हैं? 28.9% अर्न करते हैं। मतलब जो सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेंट्री है उसमें भी 28.09% का मार्जिन इंक्लूडेड है। उसी मार्जिन को अगर हटा देंगे तो अपने पास कॉस्ट निकल आएगा।
सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेंट्री 2,35,000 gross margin at the rate lakh 35 multiply by 6601 yeah cost of closing inventory एक ऐसी दिस इज द 66,000 फिर हटा दीजिए कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग क्या क्या बेटा आप लोग जब कैलकुलेट किए तो फिगर आए हैं ना सेम कौन सा मेथड पूरा हुआ हमारा एडजस्टेड सेलिंग प्राइस क्या कर रहे हैं अपन लोग सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट देन कर रहे हैं सा मेथड हो गया एडजस्टेड सेलिंग अच्छा वैसे अपन ने कितने मेथड पढ़े यार लीफो लीफो एवरेज प्राइस एवरेज स्टेट सेलिंग आई होप सबको वक्त में जरूर करके लाना इलस्ट्रेशन 12 6 और 7 अपन बेटा लिख लिया कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछूंगा ट्राई टू गिव मी द आंसर तो टॉपिक में आपको अभी क्वेश्चन पूछूंगा उसका रिलेशन कल का जो लेक्चर होगा से डायरेक्टली रिलेटेड है इसलिए सोच समझ के जवाब दीजिए सिर्फ बोर्ड पे देखो लिखने की जरूरत टोटल सेल्स मच including sale of rupees 20,000 of an item costing rupees 30,000 क्या समझे 10,20,000 रुपए 20,000 रुपए की प्राइस क्या एक ऐसे आइटम की है जिसे अपन ने कितने में खरीदा था 20,000 if GP percentage is 20 calculate reported profit क्वेश्चन समझाता हूं टोटल सेल्स कितनी इसमें 20,000 रुपए की सेलिंग प्राइस एक ऐसे गुड्स की है जिसे अपन ने खरीदा कितने में था यानी 30 का माल कितने में बेचा प्रॉफिट हुआ कि लॉस पक्का परसेंटेज ऑफ अर्निंग जीपी कितना है मतलब मैं एक तरफ तो कह रहा हूं कि मेरा जीपी का परसेंटेज कितना है 20% एक तरफ कह रहा हूं कि 30,000 रुपए का माल मैंने कितना है 20,000 दो अलग अलग बातें हो गई अब मैं पूछता हूं बताओ रिपोर्ट मतलब मेरी बुक्स में जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया गया होगा वो कितना था एक बच्चे का आंसर आया 2,45,000 आप लोग भी सॉल्व कीजिए यू हैव 1 मिनट फटाफट 1 मिनट में आ जाएगा इसका आंसर आंसर देना सब लोग है ना गलत हो चाहे सही मैं बता दूंगा आप लोग बेटा एक आंसर आया 2,40,000 एक आया था 2,45,000 एक आ गया 2,40,000 एक आंसर आ गया 2,45 एक और आंसर अब 245 240
2,04,000, एक आंसर 2,04,000। अब देखो एक ही ऑप्शन बचा है ए बी सी डी में से, 2,55,000। बेटा बोलियां थोड़ी लगानी है, तो आप आंसर पे आंसर चेंज किए जा रहे हो। देखो कितने सारे आंसर आए। सबसे पहले आया 245, फिर आया 2,00,000, फिर आया 2,04,000। गलती से हार्दिक एरर ऑफ कमीशन तो नहीं हो गया है? 4 को पहले बाद में लगाने की बजाय 0 लगा दिया पहले। एक आया था 255, एक आया 252,500 गर्ल्स, लेकिन 2,40,000, 2,00,000। अब आप लोग के आंसर अलग अलग आ रहे हैं ना बेटा, यानी कि आप लोगों का ओपिनियन जो है वो अलग अलग अप्लाई हो रहा है, लेकिन इसका आंसर एक होगा कि 50 होंगे? एक ही होएगा। द करेक्ट आंसर इज 2,40,000। अभी 2,40,000 कैसे, पहले बताता हूँ 2,55,000 क्यों नहीं। जिन्होंने 10,20,000 का 25% लगाया था, रेज योर हैंड। 255 बोला मुझे। तो बेटा आपने सोचा कि सर ने ये वाली बात तो फालतू में ही लिखी है, 10,20,000 का 25% लगा, बोल 255 आएगा, ये बात तो फालतू बात है। मेरा आंसर ये आया था कि तूने 255 लगाया और उसमें से 10,000 कर दी। सही है, सही सोच। गलती समझ में आई अपने? टोटल सेल्स कितनी है? 10। इसमें से कौन सी सेल ऐसी है जिस पर हमें प्रॉफिट हुआ ही नहीं? इस पर मुझे प्रॉफिट ही नहीं हुआ। 10,000 की है क्या? मैं कर लो, आपको बोलना है क्या? कोई कसम वसम खा के पढ़ा दूंगा। डबल। टोटल सेल्स कितने? टेस्ट था क्या मेरी क्लास? हैंग ओवर हटा दो, हैंग ओवर हटा दो उसका। ये टेस्ट तो 100 आएंगे लाइफ में, ये पढ़ लो पहले। ये मेन एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछे, बट साइलेंट क्वेश्चन पूछे। टोटल सेल्स कितनी है? अकाउंट्स का जिस दिन मैथ्स का होगा तो तुम लोग तो ऐसे बैठे रहोगे। चलो, ओहो, तुम्हें तय कर रखा है किस में करेंगे? हे भगवान। ट्राई करते हैं। टोटल सेल्स 10,00,000। क्या इस 10,20,000 पे क्वेश्चन पढ़कर मैं इसके ऊपर 25% अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं नहीं, इसमें घाटे वाली सेल है बेटा, नहीं अप्लाई कर सकता। अगर मैंने 10,20,000 का 25% लगाया तो 20,000 रुपए की सेल प्राइस 30 में बेची हुई का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा। बात समझ में? टोटल सेल्स 10-20 में से पहले एबनॉर्मल सेल हटाइए। नाउ सर, व्हाई यू आर कॉलिंग दिस सेल एज एबनॉर्मल सेल? नॉर्मली तो हम प्रॉफिट अर्न करते हैं ना, एबनॉर्मली आपको क्या हो गया? लॉस। पहले आपने टोटल सेल्स में से सेल हटाया, आपके पास प्रॉफिट मेकिंग सेल 10,00,000 आई कि नहीं? अब आप इस 10,00,000 का कितना परसेंट लगाइए? 25%। आपका आंसर 250 आएगा। ये प्रॉफिट तुम्हारा ही है ना, तुम्हारा ही है ना? तो ये 20 वाला माल जो 30 में बिका वो भी लॉस हमारा ही था कि नहीं था? तो बुक्स में रिपोर्ट किया गया प्रॉफिट जो होगा 2,40,000 होगा कि नहीं? कभी भी हम एबनॉर्मल आइटम पे अर्न करते जितना। बात समझ में आ गई? ये आज इसलिए बता के जा रहा हूँ ताकि कल हम लोग ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर, इसमें आप देख रहे हो लास्ट में, एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग द इन्वेंट्री एज ऑन 31st March 19 rupees 17,000 item and which was originally purchased for ₹50 was sold during the is आइटम हो गया ना। आगे क्या बोलता है देखो, बारिंग, बारिंग का मतलब है इस पर्टिकुलर छोड़ दिया जाए द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम, इस आइटम को छोड़ दें। द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर वाज कितना? सेल्स। पूरे पूरे 45 पे 20% लगा पाएंगे बेटा? क्या करना पड़ेगा मुझे?
1245 में से 45,000 को हटाना पड़ेगा, प्रॉफिट मेकिंग सेल आएगी कि नहीं? ठीक है बेटा, कल डिस्कस करें। ओके, पढ़ाते टाइम सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान दिया, सब समझ में आया।